Hello everyone, I am Dr. Sunil Kumari and first of all, don't forget to subscribe this channel Sunil Insights to get the further updates. Today's topic is very interesting and a little bit complicated from students' point of view. That's amalgamation, absorption and reconstruction. कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसबीआई के सभी एसोसिएट्स बैंक्स को एसबीआई के साथ मर्ज कर दिया गया और हाल में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पीएनबी के साथ मर्ज कर दिया। रिसेंटली मैक्स कंप्लीट्स द हेल्थ केयर मर्जर विद द रेडिएंट लाइफ। मैक्स का रेडिएंट लाइफ के साथ अभी मर्जर हुआ है। इतना ही नहीं, 11 जून को भारतीय इंफ्राटेल बोर्ड की मीटिंग है टू टेक द फाइनल कॉल ऑन इंडस मर्जर के सिलसिले में। और टाटा पावर की बात करें तो कंपनी ने टीपी सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन में 51% स्टेक को एक्वायर किया है और एक्विजिशन के जस्ट बाद टाटा पावर की जो कंपनी है उसके शेयर प्राइसेस में 7% का उछाल आया। यानी कि ये जो मर्जर्स, एक्विजिशंस, कॉम्बिनेशंस हैं, इनका पर्पस क्या है? एक ही पर्पस है, ताकि मार्केट में जो कट थ्रोट कंपटीशन है उसका सामना कैसे किया जाए। जो सर्वाइविंग कंपनीज हैं या जो नई कंपनीज हैं, स्ट्रगलिंग कंपनीज हैं, उनके लिए सर्वाइवल उनका पर्पस है कि कैसे मार्केट में सर्वाइव किया जाए, और जो ऑलरेडी सर्वाइव कर रही हैं तो उनका पर्पस है कि कैसे मार्केट में लीडर बना जाए। इसीलिए अब देखिएगा, इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसबीआई का जो एसोसिएट बैंक्स के साथ मर्जर किया है, तो इसके पीछे एक ही उद्देश्य था कि एसबीआई को एक ग्लोबल लेवल की टॉप 50 की लिस्ट में रिकॉग्नाइज कराना, ताकि वो एक ग्लोबल जो यानी कि इंटरनेशनल लेवल की जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें एक कॉम्पिटिटर बन सके। और मर्जर के बाद वो 52nd नंबर पर है, टॉप 50 में रिकॉग्नाइज कराना है, आ जाएगा वो भी, ठीक है। तो यानी कि इन सब जो इनका जो मर्जर, एक्विजिशंस, रिकॉन्स्टिट्यूशन, इसके पीछे एक ही पर्पज है, ताकि एक बिग प्लेयर बनकर ग्लोबल लेवल पर compete कर सके। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन 3 टाइप्स का हो सकता है। एक तो अमलगामेशन, एब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन। अमलगामेशन और एब्जॉर्प्शन में काफी कुछ सिमिलरिटीज हैं, ये थोड़े कॉमन टाइप्स के हैं दोनों। और जो रिकंस्ट्रक्शन है वो कंपनी का अपने लेवल पर होता है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। हाँ, ये इसके साथ ही ये टर्म यूज होती है, इसलिए डिफाइन इसको भी कर लेंगे। फर्स्ट बात करते हैं अमलगामेशन। अमलगामेशन नाम जिसको हिंदी में कहते हैं एकीकरण। एकीकरण नाम से ही क्लियर है, एक कर देना, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक कंपनियों को मिलाकर एक कर दिया जाता है तो उसे अमलगामेशन कहा जाता है। इसमें 2 कंपनियां बंद होती हैं, एक नई कंपनी का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, और इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को अमलगामेशन एग्जांपल से देख लेते हैं। ए लिमिटेड है प्लस बी लिमिटेड है, 2 कंपनीज हैं, बंद हो गई हैं और एक नई कंपनी बनी है ए बी लिमिटेड। जरूरी नहीं है नाम ए बी लिमिटेड हो, ये तो जस्ट फॉर इंडिकेशन है कि दोनों कंपनीज को मिलकर एक नई कंपनी बनी है। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन, सम्मिलन कहते हैं जिसको हिंदी में, यानी कि एक कंपनी का दूसरी कंपनी में विलय हो जाना। मर्जर होता है, अमलगामेशन होता है, 2 कंपनी मिलकर एक बन जाना, यानी कि 2 कंपनी है, बंद हो गई हैं दोनों और एक नई कंपनी निकल कर आई है। एब्जॉर्प्शन में एक का दूसरी के अंदर विलय मिल जाना, यानी कि ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, और बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड कंपनी को परचेज कर लिया है या टेक ओवर कर लिया है, यानी कि एक कंपनी बंद हुई है सिर्फ ए। बी कंपनी पहले भी रनिंग मोड पर थी और अब भी रनिंग मोड पर है, ठीक है, और इसीलिए वो एग्जिस्टिंग कंपनी कहलाएगी। अब जो बी कंपनी है, ये आमतौर पर कब किया जाता है एक्विजिशन? जब एक बिगर कंपनी स्मॉलर कंपनी को, यानी कि बी कंपनी है वो एक बड़ी कंपनी है और एक छोटी कंपनी है, वो उसको टेक ओवर या परचेज कर लेती है। वो उनका कुछ भी पर्पस हो सकता है, तो इस कंडीशन को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
यानी कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है उसमें भी इम्पोर्टेंट है, और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी कई बार इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग। अमलगामेशन में अभी बताया मैंने a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, और एब्जॉर्प्शन में a प्लस बी इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट इसका बेसिस का पॉइंट लिखना भूल गए, एक्ट है यहाँ पर, यानी कि जो अमलगामेशन है वो वॉलेंट्री होता है, वो अपनी मर्जी, दोनों कंपनी जो ए और बी हैं वो अपनी मर्जी से डिसॉल्व होती हैं और नई कंपनी बनाने के लिए एग्री होती हैं, फोर्सफुली नहीं होता है ये। और जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो वॉलेंट्री भी हो सकता है, मर्जी से भी हो सकता है, होस्टाइल भी हो सकता है, यानी कि बी कंपनी ए कंपनी की मर्जी से भी उसे एक्वायर कर सकती है, और कई बार ऐसी कंडीशन या सर्कमस्टांसेस होते हैं कि ए की मर्जी होना कोई जरूरी नहीं है, वो सिचुएशनल उसको एक्वायर कर लेती है। दैट्स नोन एज होस्टाइल एब्जॉर्प्शन। कम से कम कितनी कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं अमलगामेशन में? 3, क्योंकि 2 बंद होती हैं, एक नई स्थापित होती है। एब्जॉर्प्शन में 2 ही कंपनी होती हैं, क्योंकि एक बिगर कंपनी स्मॉलर कंपनी को टेक ओवर करती है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी, अमलगामेशन में एक नई कंपनी सेटअप होती है। एब्जॉर्प्शन में एग्जिस्टिंग कंपनी या वर्तमान कंपनी ही किसी दूसरी कंपनी को परचेज करती है, कोई नई कंपनी स्थापित नहीं होती है। साइज ऑफ द कंपनी, जो अमलगामेशन होता है वो आमतौर पर जो सेम लेवल की कंपनीज होती हैं, यानी कि एक ही लेवल की होती हैं, तो उनका आपस में मर्जर होता है। और जो एब्जॉर्प्शन होता है उसमें तो मैंने बताया ही है कि एक बिगर कंपनी स्मॉलर कंपनी को टेक ओवर कर लेती है। अमलगामेशन में कितनी कंपनीज डिसॉल्व होती हैं, बंद कितनी होती हैं? 2 कंपनी, ए और बी दोनों बंद हुई थी और एक नई कंपनी स्थापित हुई थी। एब्जॉर्प्शन में एक कंपनी बंद होती है, क्योंकि दूसरी तो जो रनिंग मोड पर है वो तो उसको एग्जिस्टिंग है, वो उसे खरीद लेती है, तो वो बंद नहीं होती है। तो ये था हमारा अमलगामेशन और एब्जॉर्प्शन का थ्योरेटिकल कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल कंसेप्ट, यानी कि व्हाट्स द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अमलगामेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसको करेंगे। और जो रिकंस्ट्रक्शन है उसका भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और थ्योरेटिकल कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।